नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के साथ में। दोस्तों, यदि आप सीटेट एग्जाम दे रहे हो, केवीएस, यूपी टेट दे रहे हो, रीट एग्जाम दे रहे हो, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा, क्योंकि आज का ये ईवीएस का प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझते चलिएगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डालते चल रहा है। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यहां पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसमें। देखिए, कह रहा है कि उस पक्षी का नाम बताना है आपको जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं। तो आपको बताना है कि वह पक्षी चील है, बाज है, गिद्ध है या फिर उल्लू है। तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि सही आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए, ऑप्शन यहां पर चौथा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए, उल्लू की आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं। तो यहां पर ऑप्शन चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती। जो उल्लू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीटीईटी एग्जाम के लिए। सीटीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, किस प्रकार के प्रश्न इसमें प्रीवियस ईयर में कुछ देखिए यहां से प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो उनको भी आप देख लीजिएगा और जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो भी आप समझ लीजिएगा। साथ में आपको देखिए जितने भी यहां पर मैं पॉइंट बताता चलूंगा, आप या तो नोट करते चलिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। देखिए, जब भी आपका एग्जाम हो एक दिन पहले देख लेना, तो आप निश्चित रूप से ये प्रश्न सीख सकेंगे और अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकेंगे। तो चलिए देखिए, उल्लू से किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। देखिए, आपसे पूछता है कि देखिए उल्लू, तो देखिए उल्लू के बारे में यहां पर मैं बताता हूं। देखिए, उल्लू एक क्या है, रात्रिचर प्राणी है, इसको आपको याद रखना है। और ये रात्रिचर प्राणी है, तो यहां पर रात्रिचर होने से यहां पर एक प्रश्न पूछा गया था कि देखिए सीटेट में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, सुनिए। देखिए, पूछा गया था कि जितने भी रात्रिचर प्राणी होते हैं वो रात के समय में कौन कौन सा कलर देखते हैं। तो याद रखना है आपको कि जितने रात्रिचर प्राणी हैं वो काला और सफेद कलर ही देख पाते हैं। आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा देखिए, यदि आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है, तो याद रखना है उल्लू देखिए एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पूरा 360 डिग्री तक घुमा सकता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। दोनों प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, इसके अलावा चील हो गया, बाज हो गया और गिद्ध हो गया। तो चील, बाज और गिद्ध से प्रश्न देखिए किस प्रकार का बनता है। पूछता है कि देखिए ऐसा कौन से पक्षी है जिसकी मानव की तुलना में दृष्टि 4 गुना होती है। तो याद रखना है, चील हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, ये मानव की तुलना में 4 गुना दृष्टि रखते हैं। तो इसको याद रखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को आप ध्यान पूर्वक समझते चलिएगा। चलिए इसी क्रम में दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहां पर कॉलम फर्स्ट में स्थान दिया गया है और जो दूसरा कॉलम दिया गया है इसमें दिया गया है उस स्थान से संबंधित पसंदीदा भोजन। तो आपको कॉलम यहां पर फर्स्ट कॉलम का मिलान कॉलम दूसरे के साथ में करना है और इसके बाद में आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इसके बाद में आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो देखिए यहां पर चलिए तो मिलान करते हैं। कह रहा है कि देखिए गोवा में क्या खाया जाता है। तो गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली खाई जाती है, गोवा राज्य में खाई जाती है। कश्मीर की बात करते हैं तो सरसों के तेल में पकी हुई मछली कहां पर खाई जाती है, कश्मीर राज्य में खाई जाती है। केरल की बात करते हैं तो मछली के साथ में उबला हुआ टेपियोका खाया जाता है। और जो मछली के साथ में टेपियोका कहां पर खाया जाता है, तो ये केरल का फेमस फूड है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। हांगकांग की बात करते हैं तो देखिए पकाया हुआ सांप यदि आपसे पूछता है कि कहां पर खाया जाता है तो हांगकांग में खाया जाता है। अब देखिए एनसीईआरटी को यहां पर आपको याद रखना है, क्योंकि आपका देखिए सीटेट एग्जाम एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न पूछता है। तो एनसीईआरटी में पकाया हुआ सांप के लिए एक शब्द दिया गया है जो एनसीईआरटी में
एक शब्द दिया गया है जो सीटेट एग्जाम में पूछा गया है कि जो पकाया हुआ सांप का मीट है इसे बोला जाता है लिंग हु फैन बोला जाता है। लिंग हु फैन कहां पर बोला जाता है? हांगकांग में बोला जाता है। सांप के पकाया हुआ सांप के मीट को क्या बोला जाता है? लिंग हु फैन बोला जाता है। और ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो देखिए यहां पर जो ए है उसका मिलान चौथे के साथ में हुआ है, बी का हुआ है पांचवें के साथ में, सी का हुआ है तीसरे के साथ में और डी का हुआ है दूसरे के साथ में। तो चलिए इसके बाद ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए यहां पर ऑप्शन यहां पर चौथा सही आंसर हो जाएगा। ए का मिलान है चौथे के साथ में, बी का मिलान है पांचवें के साथ में और सी का मिलान है तीसरे के साथ में, डी का मिलान है दूसरे के साथ में। तो यहां पर ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। ये सभी प्रश्न जुटाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो बिल्कुल देखिए, यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि देखिए एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चित किया है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप होगा? तो देखिए याद रखना है आपको, सबसे उपयुक्त। तो देखिए सीटेट एग्जाम को मैंने आपको तरीका बताया था, यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट मेरे देखे हों तो मैंने बताया था कि सीटेट में आप किस प्रकार से सही प्रश्न चुन सकते हैं, सही ऑप्शन का यहां पर चुनाव किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो देखिए पहले तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर ट्रिक है एक सही ऑप्शन, यदि आपने नहीं भी पढ़ा है, प्रश्न नहीं भी आता है, फिर भी आप आंसर लगा सकते हैं। कैसे समझिएगा। देखिए पहला तो है कि जो भी ऑप्शन है वो क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा यहां पर जो तरीका है वो क्या है कि पॉजिटिव के साथ में वो ऑप्शन क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कह रहा है, प्रश्न को समझिएगा, फिर इसके बाद में यहां पर मैं आपको ट्रिक अप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक ईवीएस के अध्यापक हैं, वो अपने बच्चों को अंकुरण की विधि को समझाना चाहते हैं कि बीजों में अंकुरण किस प्रकार से होता है। तो कह रहा है कि बीजों का अंकुरण समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का उन्होंने सोचा है, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप माना जाएगा? तो सबसे उपयुक्त को आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए सबसे उपयुक्त क्यों, देखिए क्योंकि जो सीटेट है उसमें बहुत सारे आंसर, देखिए ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा है सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है। तो जो सबसे अच्छा होगा हमें उसी का चुनाव करना है, ठीक है, वही हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए यहां पर पहला ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि चित्र के साथ में चार्ट तैयार करना। तो भाई चित्र के माध्यम से भी हम समझा सकते हैं। चार्ट में अंकुरण विधि को, जो बीज है उसका चित्र बना लेंगे अंकुरण विधि वाला, इसके माध्यम से भी समझाया जा सकता है। ब्लैक बोर्ड पर किसी बीज का चित्र बना ले, अंकुरित बीज का, उसके माध्यम से भी समझा सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि देखिए बीज को गमले में लगाना, तो इसके माध्यम से भी समझा सकते हैं। जो चौथा ऑप्शन है, कह रहा है कि वीडियो क्लिप दिखाना। तो देखिए वीडियो क्लिप, जो आप बीज का अंकुरण हो रहा है उसका वीडियो बना ले और वीडियो को बच्चों को दिखा सकते हैं, तो इसके माध्यम से भी समझा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा, सबसे उपयुक्त कौन सी विधि होगी? तो यहां पर देखिए ऑप्शन यहां पर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा कि मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। जब भाई बच्चे को जो अंकुर निकल रहा है बीज से, उसी को दिखा देंगे तो इससे अच्छा तरीका क्या होगा? यही हो जाएगा ना सबसे अच्छा तरीका। तो यहां पर देखिए ऑप्शन तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ट्रिक की बात करते हैं। तो पहला तो देखिए यहां पर जो हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव है, और देखिए सभी यहां पर ऑप्शन में लंबा भी है। जो आपका आंसर है वो क्या होना चाहिए? लॉन्ग होना चाहिए। वो ऑप्शन क्या होना चाहिए? लॉन्ग होना चाहिए। वाक्य जो लिखा हुआ है वो लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ट्रिक हमारी काम कर जाएगी। यदि आपको ये प्रश्न नहीं भी आता होगा फिर भी आप यहां पर सही आंसर का चयन कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर ऑप्शन तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना है इस प्रश्न को, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। जिस भाई बहन को भी इसका आंसर आता है बिल्कुल कमेंट करें। चलिए देखिए, कह रहा है कि घटपर्णी, जिसको शिकारी पौधे के नाम से हम जानते हैं, कह रहा है कि जो कीट और मेढक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। तो उस राज्य का आपको नाम बताना है कि किस राज्य में घटपर्णी पाया जाता है। तो देखिए, घटपर्णी पौधे के कई नाम हैं और आपसे नाम बदल बदल कर भी पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर पहले मैं आपको नाम क्लियर कर देता हूं। देखिए, घटपर्णी पौधे को कलश पौधा भी बोला जाता है, कलश रूपी पौधा भी इसको बोलते हैं। देखिए, शिकारी पौधा भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, नेफंथिस भी बोलते हैं, नेफंथिस भी बोला जाता है। तो ये सभी नाम किसके हैं? घटपर्णी पौधे के हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि देखिए किस राज्य में ये पाया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि नागालैंड में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, असम में पाया जाता है, या फिर मिजोरम में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहां पर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी राज्य एक आपका मेघालय है, तो मेघालय में आपको यह पौधा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि ज्यादातर यह पौधा किन भागों में पाया जाता है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। तो देखिए, याद रखना है, जिस स्थान पर भी नाइट्रोजन की कमी होगी, जिस स्थान पर नाइट्रोजन की कमी होगी वहीं पर यह पौधा पाया जाता है। जिस भूमि में नाइट्रोजन की कमी होगी वहां पर यह पौधा आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, मेघालय में क्यों पाया जाता है इसको समझिएगा। देखिए, मेघालय में ज्यादा बारिश होती है और ज्यादा बारिश होने की वजह से यहां की भूमि ज्यादा नम होती है, दलदल वगैरह होगा, तो वहां पर क्या होती है कि नाइट्रोजन की कमी होती है। इसी कारण से मेघालय में जो घटपर्णी पौधा है, जिसको हम शिकारी पौधे के नाम से जानते हैं, यह पाया जाता है। अब देखिए, यहां पर डायग्राम के माध्यम से भी थोड़ा इसको समझिएगा। जो घटपर्णी पौधा है वो किस प्रकार का होता है, तो देखिए कुछ इस तरीके से होता है। इसमें एक पत्ती रूपी यहां पर ढक्कन होता है, ठीक है, और ये है इसका मुख। तो देखिए, यहां पर जो मुख है इसमें कुछ पीले कलर का यहां पर तरल पदार्थ, यहां पर चिपचिपा यहां पर तरल पदार्थ लगा होता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई एक कीट है, यहां पर यह कीट है। जैसे ही कीट इस तरल चिपचिपे पीले पदार्थ को देखेगा तो यहां पर आकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। जैसे ही बैठेगा तो यह पत्ती रूपी ढक्कन इस पौधा क्या कर लेगा, बंद कर लेगा, उसको दबोच लेगा। और जैसे ही बंद करेगा यह कीट इस कलश के अंदर जा गिरेगा, और जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो इस पौधे के द्वारा कुछ पाचक एंजाइम यहां पर रिलीज किए जाते हैं, जो क्या करता है, इस कीट को यहां पर पाचन कर देता है उसका। और जैसे ही पाचन होगा इस कीट का, तो जो भी इस कीट से नाइट्रोजन प्राप्त होगी उसको यह पौधा क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना। तो यह प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए मैंने इतना इसका विवरण दिया है, लंबा विवरण दिया है, ठीक है, ताकि आपको क्या है, इसका कंसेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि देखिए, सीटेट एग्जाम में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में, तो बिल्कुल सभी यहां पर प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। और देखिए, यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हो तो बिल्कुल लाइक करके जरूर जाइएगा वीडियो को, और साथ में कमेंट करते चलना है आपको। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही दमदार प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि देखिए, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, बताइएगा। देखिए, कह रहा है कि गुजरात के ऐसे राज्य बताना है आपको जो गुजरात के साथ में सीमा साझा करते हैं। जैसे मान लीजिए ये गुजरात है और यहां पर कोई राज्य सीमा साझा करता है इस प्रकार से, तो यहां पर आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो आपको बताना है, देखिए, गुजरात का निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन यहां पर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों राज्य गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं, तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर निकटवर्ती राज्य की बात की गई है, तो यहां पर समझिएगा आप। देखिए, यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि ऐसा एक भारत का राज्य बताइए जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ में सीमा रेखा साझा करता है, जिसके सबसे ज्यादा निकटवर्ती राज्य हैं, तो याद रखना है आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को याद रखिएगा, कुल 9 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है।
जो देखिए सबसे ज्यादा संख्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए चलिए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। पहले ही आपको बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न पूछा गया है भाई, फिर से पूछ सकता है एग्जाम में। तो ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, राजस्थान में है या फिर गुजरात में। तो कमेंट कीजिएगा तब तक मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको इसके बाद में। तो चलिए देखिए, घाना नेशनल पार्क की बात की गई है। देखिए घाना नेशनल पार्क को एक और यहां पर नाम दिया गया है, पक्षियों का स्वर्ग के रूप में माना जाता है। पक्षियों का स्वर्ग किसको कहा जाता है, याद रखना है आपको, घाना नेशनल पार्क को कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग। तो देखिए यहां पर ऑप्शन तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना नेशनल पार्क स्थित है। तो यहां पर ऑप्शन तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए राजस्थान का एक और इंपोर्टेंट यहां पर राष्ट्रीय उद्यान है, समसपुर राष्ट्रीय उद्यान। यदि आपसे पूछता है कि समसपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, भारत के किस राज्य में है, तो याद रखना है राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश की बात आती है तो देखिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका लखीमपुर खेरी जिले में है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उत्तराखंड की बात आती है तो देखिए यदि आपसे पूछता है कि भारत का सबसे पुराना या सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखना है आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान या फिर सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में है। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड में और भी राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यदि आपसे पूछता है कि फूलों की घाटी कहां पर है, तो याद रखना है उत्तराखंड में है। और यदि आपसे पूछता है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये भी उत्तराखंड में है, वही है भाई, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यदि आपसे पूछता है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा देखिएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उत्तराखंड में है और सभी इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। गुजरात की बात आती है तो देखिए गुजरात का है गिर राष्ट्रीय उद्यान जिसमें एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है। शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात राज्य में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए एक और इंपोर्टेंट यहां से प्रश्न बनता है, पूछता है कि घुड़घर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। घुड़घर, इसको देखिए घुड़घर राष्ट्रीय उद्यान यदि आपसे पूछता है कि कहां पर है, तो याद रखना है आपको गुजरात में है। और किस लिए फेमस है, तो देखिए गधों का संरक्षण किया जाता है घुड़घर राष्ट्रीय उद्यान में। यहां पर देखिए थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि देखिए इसमें लिखा है घुड़, तो घुड़ से समझ लेते हैं कि एक भाई इसमें घोड़े का संरक्षण किया जाता है। नहीं, इसमें गधे का संरक्षण किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है एक और, देखिए आपके सामने बहुत ही दमदार प्रश्न है। कह रहा है कि देखिए ईवीएस की शिक्षिका एनसीईआरटी के पाठ 11 जिसका नाम है फुलवारी, ठीक है। एनसीईआरटी का एक पाठ 11 है जिसका नाम है फुलवारी है, ठीक है। तो उसके शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है। तो देखिए यहां पर ABCD आपके सामने कुछ कथन दिए गए हैं और ये बताना है कि कौन सा कथन का उपयोग करना चाहिए। तो यहां पर इसके बाद में आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। कह रहा है कि भारत का मानचित्र, मधुबनी चित्रकला, विभिन्न स्थानीय फूल और कारपत्रक। तो देखिए भारत के मानचित्र का भी उपयोग कर सकते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला का भी उपयोग कर सकते हैं, विभिन्न स्थानीय फूलों को भी ले सकते हैं और कार्यपत्रक का। तो देखिए जिस भी ऑप्शन में ABCD होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ में हमारा राइट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है आज के, सभी प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान देकर समझना है आपको और देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। देखिए बहुत इंपोर्टेंट है, सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी पर आधारित हैं, इसलिए देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए दोस्तों। ये प्रश्न जुटाने में, सभी प्रश्न जुटाने में आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो एक लाइक तो बनता है ना दोस्तों, सिर्फ एक लाइक ही तो मांगा जा रहा है ना आपसे। एक लाइक
और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो ना, इस वीडियो को तो आप पहली बार देख रहे हैं, सॉरी, चैनल पे यदि आप नए हो, चैनल का नाम है हमारा एजुकेशन वे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि कोई भी भाई बहन यदि सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, यूपी टेट की तैयारी कर रहा हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें उसको, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। देखिए कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। देखिए जितने भी मैं प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूं उनको बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है और समझना है। चलिए देखिए कह रहा है कि 3 पक्षियों का समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। तो कह रहा है कि वह पक्षियों का कौन सा समूह है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि बाज है, कौवा या कबूतर। दूसरा यहां पर समूह दिया गया है बाज, चील, गिद्ध। और जो तीसरा है कह रहा है कि कबूतर, तोता, चील। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कौवा, चील, बुलबुल। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा। मैंने यदि आपने पहला प्रश्न यहां पर ध्यान से देखा है, जो सबसे पहला प्रश्न मैंने आपको बताया था, तो वहां पर मैंने इस प्रश्न का जिक्र किया था। तो यदि आपने वहां पर सुना है ध्यान से, तो इस प्रश्न का कमेंट कीजिएगा सही आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन यहां पर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाज, चील और गिद्ध मनुष्य की तुलना में 4 गुना दृष्टि अधिक रखते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है कि देखिए बाघ हो गया, बाघ, चीता और शेर। बाघ, चीता और शेर मनुष्य की तुलना में 6 गुना दृष्टि अधिक रखते हैं, ठीक है। 6 गुना दृष्टि अधिक होती है इनकी मनुष्य की तुलना में, बाघ, चीता और शेर की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझते चलिएगा, बार बार आपको मैं कह रहा हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि देखिए एक ईबीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें उस भोजन अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य बताना है आपको क्या है। कह रहा है कि छात्रों को घर पर व्यस्त रखना है, या दूसरा कह रहा है कि छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने की कगार पर है। और तीसरा कह रहा है कि पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना है। तो देखिए प्रश्न समझिएगा, तब तक आप कमेंट कीजिएगा सही आंसर क्या होगा। देखिए एक ईबीएस की अध्यापिका हैं, वो क्या करती हैं कि कक्षा 3 के छात्रों को कहती हैं कि आप कुछ अन्न के दाने लीजिएगा और एक कटोरे में रखकर इसको या तो छत पर रखकर आइएगा या फिर खुले क्षेत्र में रखकर आइएगा। और उसके बाद में आपको एक शीट तैयार करनी है कि कौन कौन से पक्षी वहां पर भोजन करने के लिए आते हैं। तो कह रहा है कि यह क्रियाकलाप कराने का उद्देश्य क्या है शिक्षिका का। अब देखिए कह रहा है कि यहां पर देखिए यहां पर आप ट्रिक के माध्यम से भी इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। जो मैंने ट्रिक बताया था कि पहला तो देखिए वाक्य पॉजिटिव होना चाहिए, और जो दूसरा था वो क्या है, वाक्य सबसे लंबा होना चाहिए। तो समझ जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा आप सही क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों को घर में व्यस्त रखना, बिल्कुल नहीं, ये तो नेगेटिव पॉइंट है भाई। किसी और माध्यम से भी तो व्यस्त रख सकते हैं ना हम छात्रों को। दूसरा कह रहा है कि छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो लुप्त होने की कगार पर है, यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। तो ऑप्शन यहां पर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीसरे विकल्प के साथ में सही आंसर चला जाएगा कि देखिए पक्षियों की जातियों को पहचाना। जब देखिए आप दाने, अन्न के दाने रखेंगे वहां पर, मान लीजिए गेहूं के दाने रख दिए, कुछ वहां पर चावल के दाने डाल दिए, कुछ दाल के दाने डाल दिए, तो देखिए जब आप दाने डालेंगे तो देखिए विभिन्न वहां पर पक्षी आएंगे, बहुत सारे पक्षी आएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी आएंगे जो दानों के खाने के लिए। तो बच्चे क्या है, अवलोकन कौशल का उसमें विकास होगा। जब सूची तैयार करेगा इन पक्षियों की तो वो क्या है, अंतर समझेगा इन सभी को, इन सभी में।
देखिए पक्षियों में अंतर करना जान जाएगा, पक्षी क्या क्या खाते हैं इसमें भी क्या है, उस जो विविधता है विविधता को समझेगा। तो देखिए अवलोकन कौशल का विकास करना है शिक्षिका का, तो ऑप्शन तीसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यदि आपने प्रीवियस ईयर का 2021 का जो अभी सीटेट हुआ था, यदि आपने एग्जाम दिया है तो वहां पर यह प्रश्न हूबहू पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि अंडमान की द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी? 2001 में आई थी, 2002 में, 2004 में या फिर 2012 में? तो ऑप्शन यहां पर तीसरा सही आंसर हो जाएगा, अंडमान के द्वीपों पर 2004 में सुनामी आई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है, तो उसके लिए सबसे उत्तम युक्ति बताना है, कौन सी होगी? समझिएगा, सबसे उत्तम युक्ति का चुनाव करना है। देखिए ऑप्शन तो कई सही हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसी का हमको चुनाव करना है। तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना, तो यह भी सही हो सकता है, लेकिन देखिए सबसे उत्तम चुनना है। दूसरा कह रहा है कि भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना या फिर छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना। और चौथा कह रहा है कि आस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन कराना। तो देखिए ऑप्शन यहां पर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा कि आस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करना, उसके बाद में घरों में देखिए करके घरों में जो संरक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है उसका क्या करना, अवलोकन करना। तो ऑप्शन चौथे के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक पर्यावरण शिक्षण की शिक्षिका दृष्टिबाधित छात्रों का कैसे शिक्षण करेगी? तो देखिए आपके सामने यहां पर ABCD यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको सही कथन यहां पर देखिए सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो देखिए एक कथन कह रहा है कि आवाज में संदेश साझा करके, संदेश नहीं है यहां पर संकेत है, आवाज में संकेत साझा करके। तो देखिए समझिएगा, जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, जो दृष्टिबाधित बालक हैं, उनको क्या है, जब वो देख ही नहीं सकते हैं तो आवाज में संदेश संकेत साझा करेंगे ना, संकेत के माध्यम से उनको पढ़ाएंगे ताकि बच्चे समझ सके। तो यहां पर देखिए जो एक कथन है वो क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि ढेर सारी मौखिक व्याख्या करके। भाई आप जानते हैं कि एक बालक वो दृष्टिहीन है, दिखाई नहीं देता है, उसको जब दिखाई नहीं देंगे तो किस प्रकार से समझाएंगे? आप जितने से ज्यादा मौखिक व्याख्या कर सकें तभी तो समझ पाएगा ना, आवाज के माध्यम से ही तो समझा सकते हैं ना हम। तो देखिए दूसरा भी यहां पर सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि सहपाठी के द्वारा, तो यह भी सही हो जाएगा। और डी कह रहा है कि ठोस अनुभवों का उपयोग करना, यह गलत हो जाएगा। समझिएगा कैसे गलत होगा। जब बच्चा देख नहीं सकता है, दृष्टिहीन है, और हम उसे कहेंगे कि बेटा देखिएगा उस पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो बच्चा कैसे देखेगा जब नैन सुख नहीं है उसके पास में? कैसे देखेगा बताइएगा? नहीं देख पाएगा ना। तो देखिए कोई भी मूर्त चीज नहीं देख पाएगा, कोई तस्वीर नहीं देख सकता है वो, तो ठोस अनुभवों का उपयोग करने की क्या जरूरत है भाई? आवाज में ज्यादा से ज्यादा संकेत साझा करें, संकेत के माध्यम से उसको पढ़ा सकते हैं, मौखिक व्याख्या के द्वारा पढ़ा सकते हैं, सहपाठी के द्वारा भी व्याख्या करा सकते हैं। तो यहां पर देखिए ए सही हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो देखिए जिस भी ऑप्शन में ए हो, बी हो और सी हो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहां पर ऑप्शन यहां पर पहले में दिया गया है ए बी सी, तो यहां पर ऑप्शन ए के साथ में फर्स्ट ऑप्शन के साथ में यहां पर सही आंसर चला जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा, तो छात्रों ने देखा कि कुछ में क्या है, फूल नहीं खिले हैं, कुछ पौधों में फूल नहीं खिले हैं। तो अध्यापक ने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बहार आती है। तो यहां पर अध्यापक निम्न में से
क्या विकास कराना चाहता है विद्यार्थियों में, बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर कुछ फिर से आपके सामने यहाँ पर कथन दिए गए हैं और इन कथनों के आधार पर आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो पहला कह रहा है कि प्रयोग में आंकड़ों का दर्ज करने का कौशल। दूसरा कह रहा है, तो देखिए ये भी सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि छात्रों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास करना, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, तो भाई ये कोई उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। और डी कह रहा है कि फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। तो देखिए जिस भी ऑप्शन में ए हो और बी हो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन दूसरे के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो कथन वाले प्रश्न हैं, देखिए कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कुछ असेशन रीजन के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये कथन वाले प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल आप सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि स्लॉथ के विषय में नीचे दिए गए विषयों पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर देखिए कुछ कथन दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इनको ए बी सी मान लेते हैं, ए बी और सी, और इसके बाद में नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। तो ये कथन कह रहा है हमारा कि स्लॉथ लगभग 20 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है, तो गलत है भाई, 20 घंटे नहीं, स्लॉथ कुल देखिए 18 घंटे तक पेड़ से उल्टे लटक कर सोता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है और इससे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यदि सबसे आलसी जानवर की बात करता है आपसे कि दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन सा है, तो वो स्लॉथ है। भालू की तरह दिखता है स्लॉथ, ये भी आपको याद रखना है। देखिए तीसरा यहां पर कह रहा है कि स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है, गलत। स्लॉथ की आयु कितनी होती है, कुल 40 वर्ष होती है लगभग, और इतने समय में केवल 2 पेड़ों पर रहता है। नहीं भाई, 2 नहीं, कुल देखिए 8 पेड़ों पर ही जाते हैं, तो इसको भी याद रखना है आपको। तो यहां पर देखिए सी भी हमारा गलत हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में वी कथन दिया हो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, देखिए ऑप्शन दूसरे में यहां पर कह रहा है कि केवल बी, तो ऑप्शन दूसरे के साथ में हमारा सही आंसर हो जाएगा। आज का देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं यदि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करूंगा तो यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए। ऑप्शन पहला कह रहा है कि बांस के घर बनाने चाहिए, दूसरा कह रहा है कि बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, घट नहीं घर है यहां पर, ठीक है, और कह रहा है कि मिट्टी और फूस से बने घर, और जो चौथा ऑप्शन है कह रहा है कि सपाट छतों वाले घर। तो बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन बी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा कि देखिए असम में किस प्रकार के आपको मकान देखने को मिलेंगे, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन दूसरा यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर और आपको मैं यहां पर पॉइंट बता देता हूं। देखिए जैसे यदि आपसे पूछता है कि डोंगा कहां पर पाया जाता है, तो डोंगा देखिए जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर में। तो देखिए इसको हाउस बोट के नाम से भी हम जानते हैं, हाउस बोट। जो हाउस बोट है वो आपको डल झील और जो जम्मू कश्मीर की वुलर झील है उसमें आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे, और जम्मू कश्मीर के बहुत से ऐसे परिवार हैं जो इन डोंगों में निवास करते हैं, इस हाउस बोट पर रहते हैं, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों सभी प्रश्न देखिए आज के कंप्लीट हो चुके हैं, और आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यदि आपने इस प्रैक्टिस सेट को मिस कर दिया, इस प्रैक्टिस सेट के यदि आपने कुछ प्रश्नों को मिस कर दिया तो मिस मत कीजिएगा, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आज के। और यदि आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा और सभी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। साथ में देखिए मैंने बताया था आपको स्क्रीनशॉट यदि आपने लिए हों तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे साबित होंगे, ठीक है, एग्जाम के लिए। एग्जाम के एक दिन पहले देखकर जाना, देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न मिल सकते हैं। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं
कि यदि आप चैनल पर नए हों, फिर से आपके सामने मैं एक बात रख रहा हूं कि यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद में अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।